स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। तो इससे पहले हम लोग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे हमें एक कंडक्टिंग प्लेट है और उससे हमको जिसकी डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट है, हमने उसका कुछ पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है ABCD सपोज, और बाकी इसके जो कुछ पॉइंट हैं हमने अंदर की ओर शो किए हुए हैं। और इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसमें और शीट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग है, शीट जो थी वो नॉन कंडक्टिंग थी, और ये क्या है? कंडक्टिंग है। शीट का जो मीनिंग था वो क्या था? जैसे अपना एक प्लेन जो है, कोई पेपर होता है जिसकी थिकनेस बिल्कुल ही क्या हो, कम हो, और लेंथ और ब्रेड्थ हो ओनली, उसको अपने कंसीडर करते हैं एज ए शीट ऑफ चार्ज, और वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होनी चाहिए, जो लास्ट टॉपिक था अपना। यहाँ पे है प्लेट। तो इस प्लेट में क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी जो हम अगर क्रॉस सेक्शन से अगर इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये तो हमने एक साइड से बनाया हुआ है, ऐसे ये शीट है। तो शीट के अंदर क्या होता है? लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और उसका थिकनेस भी होगा। यानी इसके अंदर टोटल चार्ज को कैरी करने के लिए दो सरफेस होंगे, एक तो ये वाला सरफेस और दूसरा ये वाला सरफेस। फिर से सुनिए, जो अपना प्लेट है यहाँ पे कंडक्टिंग, उसके अंदर क्या फ़र्क है शीट के मुकाबले में कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ तो है ही है, साथ साथ उसकी थिकनेस भी है, और थिकनेस होने के कारण उसके क्या होंगे? दो सरफेस होंगे जो चार्ज को कैरी करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात अभी लर्न करने की है कि कंडक्टर पे चार्ज हमेशा कहाँ पे रिजाइड करता है? सरफेस पे रिजाइड करता है। उसके अंदर यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। कहाँ पे होगा? केवल उसके सरफेस पे होगा। इसका जो रीज़न है वो हम लोग पोटेंशियल के चैप्टर में आगे पढ़ पाएंगे। तो अभी हमें सिर्फ क्या है, इतना ध्यान रखना है कि कंडक्टर का जो है चार्ज जो है वो कहाँ पे रिजाइड करता है? उसके सरफेस पे रिजाइड करता है। प्लेट कैसी है? कंडक्टिंग है, ठीक है। तो जैसे कि इसका प्लेट का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपने पास एक कॉपी है, हालांकि ये नॉन कंडक्टिंग है देखिए, लेकिन हम सिमेट्री को समझने के लिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो कॉपी की क्या है? लेंथ ब्रेड्थ भी है और थिकनेस भी है। तो इसके अंदर क्या है? इसको हम एक प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन नॉर्मली हम प्लेट कह सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसको समझने के लिए। तो इसके अंदर कितने सरफेस होंगे जो चार्ज को कैरी कर सकते हैं? एक तो ये सरफेस और एक ये सरफेस। हालांकि सरफेस ये भी है, लेकिन इस सरफेस को हम लोग बहुत कम इसका एरिया होने की वजह से कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में ये हमारे इस केस में इनफाइनाइट भी है, तो इसका अपने को कोई रोल जो है वो नहीं रहेगा डेरिवेशन में। तो ओनली एक तो ये सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, एक ये इस पे होगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट हमने ली है, और कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज हमेशा कहाँ पे रिजाइड करता है? उसके सरफेस पे करता है। और जो शीट की बात थी उसमें हम ये कह सकते थे कि ये जो पेपर है इसको हम एक शीट कह सकते हैं। उसी कॉपी का कोई एक पेज है तो वो एक शीट है, और अगर वो पूरी कॉपी की हम बात करें जिसकी थिकनेस भी हो जाती है साथ में कंसीडर, तो वो एक क्या बन जाएगी? प्लेट बन जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास में डायरेक्शन के लिए देखिए, हमें ये कहा गया है कि जो बुक है, अगर आप उसको साथ साथ देखिए, बुक को जरूर रेफर आप कीजिए। तो अगर आप बुक में देखेंगे डायरेक्शन नहीं दी हुई, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ शीट। तो अगर हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम क्या मानेंगे? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट DS, इसके अंदर जो चार्ज होगा उसके कारण से यहाँ पे फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। इसी तरह से सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हमने यहाँ भी माना एक, और इसकी भी क्या होगी? इस डायरेक्शन में, और दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? इधर। और अगर ऐसे हम बहुत से एलिमेंट माने, उन सब का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? इधर। दैट मीन्स द फील्ड
विल बी परपेंडिकुलर, द फील्ड विल बी परपेंडिकुलर। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम जो है ये किस तरह से होती है जैसा हमने शीट के लिए फाइंड की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे प्लेट के लिए भी, इसीलिए इन्होंने डेरिवेशन बुक में दिया हुआ भी नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आता है हमारे पास में ये टॉपिक अगर डेरिवेशन में, तो हमको उसका सिमिलर जो डायग्राम वगैरह है वो इस तरह से बना के और सिमिलर उसी वे से जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था इसको डिफाइन अपने को करना रहेगा कि ये DE1 हो जाएगा और सॉरी ये DE2 हो जाएगा, ये DE1 हो जाएगा, ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट और ये कोस थीटा वाले कंपोनेंट। सिमिलर वे से हमको थोड़ा राइट डाउन 5-10 लाइन जो है वो करनी रहेंगी एग्जाम में। फिलहाल लेकिन हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट शीट। ये मैं शीट का इस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ, बार बार जो शीट सॉरी इस प्लेट का इस तरह से डायग्राम ये मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। इस तरह जैसे हम ये मान रहे हैं कि ये जो थिकनेस वाला जो पार्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ ताकि ईजिली आपको डायग्राम में समझ आ पाए। ये तो हमने ओवरऑल इस तरह से शीट को मानते हुए बनाया है डायग्राम की, ऐसा जी ये फील्ड होगा, ये फील्ड होगा, इस तरह से। और इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको दिखा रहा हूँ कि ओनली थिकनेस वाला पार्ट जो है वो आपको शो हो रहा है और उसकी इस तरफ फील्ड रहेगी, इस तरफ फील्ड रहेगी, दोनों तरफ परपेंडिकुलर रहेगी। तो अब हम लोग आते हैं जो इसकी फील्ड की वैल्यू है, जहाँ से अपने को डेरिवेशन आप जब देखेंगे तो आपको बुक में वहाँ से डेरिवेशन आपको मिलेगा, उसके पहले वाला डेरिवेशन आपको नहीं होगा बुक में, क्योंकि जो पहले वाला में उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी परपेंडिकुलर सेम एज दैट ऑफ शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जैसे हर बार की तरह गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। देखिए जो डायग्राम में मैंने शीट बनाई है ये इनफाइनाइट शीट नहीं है, ये सिर्फ इनफाइनाइट शीट का एक पार्ट है, यानी इसके डायमेंशन इनफाइनाइट है, हमने उसका एक पार्ट ले लिया। सॉरी प्लेट की बात कर रहे हैं तो प्लेट का एक हमने पार्ट ले लिया और उसके अंदर ये सिलेंड्रिकल सरफेस माना है। और इस सिलेंड्रिकल सरफेस को देखिए ध्यान से अगर आप, और अगर हम उससे पहले चार्ज डेंसिटी अगर डिफाइन कर दें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रहेगी क्योंकि कंडक्टिंग है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है मान लीजिए सिग्मा। तो इसका जो हम ध्यान से अगर डायग्राम देखें तो जैसे अगर मैं थिकनेस वाइज जो इसको दिखा रहा हूँ आपको उसी शीट को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये जो अपना हमने जो सिलेंडर लिए ना, ये सिलेंडर हाफ तो जो है इसके अंदर है, यानी कुछ पार्ट इसका जो है वो उस प्लेट के अंदर है और कुछ पार्ट क्या है उसका प्लेट से बाहर है। तो यानी ये जो डायग्राम है ये हमने कैसे शो किया है कि हमारा जो सिलेंडर है ना वो इसके कुछ अंदर है। देखिए इस तरह से ये अपना सिलेंडर है मान लीजिए, तो ये कुछ इसके अंदर गया हुआ है। ये इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसके जब हम 3 पार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3, हम इसके 3 पार्ट जब करेंगे, हम गॉसियन सरफेस के पार्ट करते हैं, हम आप लोग जानते हैं फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो थर्ड पार्ट में जो है वो ई इन जो है वो 0 होगा। कैसे? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जो फील्ड होती है वो क्या होती है 0। 2 बातें आपको अभी ध्यान रखनी है, आगे चलकर इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एक तो कंडक्टर के अंदर हमेशा सरफेस पे चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज देंगे तो उसके अंदर नहीं रहेगा वो, चाहे वो सॉलिड है या होलो है। होलो में तो वैसे ही नहीं रहेगा और सॉलिड है तो भी उसका जो चार्ज है वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और दूसरी बात, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होती है 0 होती है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे ये सब चीज़ें हैं, अभी आप लोग सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। तो हम जब इसके 3 पार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, फर्स्ट पार्ट ये वाला हो गया, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल में लूँ तो फर्स्ट पार्ट ये वाला हो गया, सेकंड इस सरफेस का ये अपना कर्व्ड सरफेस हो गया, और थर्ड जो है वो अपना ये पार्ट है जो कि अंदर गया हुआ है उसकी शीट के। ये थिकनेस टी मैंने दिखाई है, इधर से डायग्राम वर्टिकली ऊपर से मैंने लिया हुआ है जो इस थिकनेस वाले पार्ट को जो है वो दिखा रहा है। इस तरह का मैंने डायग्राम बनाया, इधर सरफेस है, इधर सरफेस है। तो ये जो अपना थर्ड पार्ट होगा, यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या होगी, क्योंकि इनसाइड तक सिलेंडर गया हुआ है तो अंदर जो फील्ड है वो क्या होगी 0, इसलिए अंदर वाले पार्ट में फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ पे अब गॉस लॉ को अप्लाई करें तो हमारे पास में कुछ इस तरह का जो है पिक्चर आएगा। अगर हम इसके सिमेट्री को समझ जाते हैं, केस को समझ जाते हैं किस तरह से प्लेट है या और है, तो बहुत ईजी है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसको करना। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.ds
इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ई डॉट डी एस को अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास में ई डॉट डी एस जो है वो क्या आएगा, ई डॉट डी एस कैन बी कैलकुलेटेड एज ई डॉट डी एस फॉर द फर्स्ट सरफेस प्लस ई डॉट डी एस फॉर द सेकेंड सरफेस प्लस ई डॉट डी एस फॉर द थर्ड सरफेस। तीन सरफेस हैं, तीनों के लिए अलग अलग हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चल रहे हैं। तो तीनों सरफेस के अंदर आप देखेंगे जो फर्स्ट सरफेस है वहां पर ई और डी एस के बीच में एंगल है 0 डिग्री, जबकि सेकंड सरफेस जो है जो कर्व्ड हमने दिया है वहां पे ई तो है परपेंडिकुलर शीट के और डी एस क्या आएगा सिलेंडर के सरफेस के परपेंडिकुलर। स्मॉल सा एरिया अगर हम लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। इसलिए ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 0। यानी एक्सप्रेशन के अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो आएगा ई इन डॉट डी एस, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो कहाँ पे गया हुआ है, अंदर गया हुआ है इस प्लेट के। तो अंदर जाने की वजह से अंदर फील्ड 0 होती है, इसलिए ये भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट से भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए हमारे पास में ई डॉट डी एस जो है वो ओनली क्या बचेगा कि जो फॉर द क्लोज सरफेस जो है फ्लक्स जो है पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए दैट विल बी ओनली इक्वल टू ई डॉट डी एस फॉर द फर्स्ट सरफेस। इसी के लिए ये बचेगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम जो है ओनली बाकी दो जीरो हो गए, तो इसके लिए ई डॉट डी एस किसके फ्लक्स किसके इक्वल आ रहा है, ई डी एस कॉस 0। और क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है, ये पूरा जो अपना फर्स्ट सरफेस है वो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है प्लेट से, और ये जो अपना फर्स्ट सरफेस रहेगा वो जो है अपना सर्कुलर रहेगा, लेकिन इसका एरिया हम मान सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान सकते हैं एस, जैसे पहले किया था ताकि एस आगे कैंसिल हो जाना है, इसलिए हम लोग इसको पाई आर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं। सो इट विल बी इक्वल टू ई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और इट विल बी इक्वल टू ई इंटू एस। तो ये तो आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। और राइट हैंड साइड में अपने पास में क्या रहेगा, सिग्मा क्यू फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू जो है कितना सरफेस इसने कट किया है हम लोग जानते हैं, जैसे पहले किया था, सिलेंडर अगर इसमें से पार होगा तो वो कितना सरफेस कट करेगा, एस को वो कट करेगा, यानी इस सिलेंडर के अंदर कितना सरफेस इस शीट का आया, एस के इक्वल आया। इसको आप प्रैक्टिकली पहले वाली टर्म जैसे मैंने समझाया था उसी तरह से ही आपको समझ सकते हो कि जब सिलेंडर हम शीट के अंदर करेंगे तो वो कितनी जगह लेगा, एस, जितना उसका खुद का क्या है, एरिया है खुद का, ये जो अपना उसका सर्कुलर ये वाला एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उतना जगह वो उसके अंदर इमर्स होगा, उतनी जगह में वो जाएगा। और क्योंकि वो अंदर तक ही जा रहा है, दूसरे सरफेस पे तो जा ही नहीं रहा है, तो ओनली एक तरफ से वो कट करेगा, और जो अपनी सिग्मा क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा इंटू एस। तो रो यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सरफेस पे चार्ज जो है वो डिनोट करता है, जो रहता है वो सरफेस पे रहता है कंडक्टर के लिए। तो अगर हम गॉस लॉ में इसको पुट करें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन गॉस लॉ, अगर हम इसको गॉस लॉ के अंदर पुट करें तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से आएगी, ई इंटू एस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर एस से एस जो है वो क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ई की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फिर हमारे पास में एक रिलेशन आ रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, एंड इट्स वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले क्या वैल्यू थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, हमारे पास में शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी, यहाँ पे आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये डबल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी शीट के लिए उसके मुकाबले में ये 2 टाइम्स अपने को मिली है। तो ये अपना डेरिवेशन है, पहले ढंग से इसको समझिए फिजिकली कि कैसे हमने इसके अंदर गॉसियन सरफेस वगैरह माना हुआ है, और फिर यहाँ पे सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि चार्ज जो है वो सरफेस पे रिजाइड करता है। यहाँ पे बाकी 2 जीरो क्यों हो गए, क्योंकि 90 डिग्री था एक पे एंगल और एक क्या इनसाइड फील्ड 0 थी। उसके बाद में ये हमारे पास में फ्लक्स का कैलकुलेशन आ गया, क्योंकि जो बाकी 2 पार्ट थे वो 0 हो गए, तो फ्लक्स का कैलकुलेशन आ गया, और राइट साइड में हमारे पास में सिग्मा क्यू का कैलकुलेशन आ गया। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।